हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 19 जुलाई 2022 न्यूज़पेपर एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस पे जो आर्टिकल एडिटोरियल, इसके अलावा जो आइडियाज पेज पे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम देखेंगे। आज के इश्यूज हमारे रहेंगे मिडिल ईस्ट। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है न्यू दिल्ली टू मिडिल ईस्ट, किस तरीके से इंडिया की डोमिनेंस जो है मिडिल ईस्ट में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। कल का जो न्यूज़ एडिटोरियल हमने बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और प्रेजेंटली मिडिल ईस्ट में अगर आप दोगे तो इंडिया की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे आपको काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था मिडिल ईस्ट में, लेकिन आज के समय अमेरिका ने यहाँ पे ये कह दिया है कि भैया हम जो है खुद ही मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको खुद ही एम्पावर करेंगे। मतलब वो अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपने हिसाब से जो है जो भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको जो है डील कर पाएंगे उनसे। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। तो इन्फ्लेशन जो है मतलब महंगाई जो है वो आपको कम होती हुई नजर आएगी। एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब के जो दाम है वो आपको कम होते हुए नजर आने वाले हैं। तीसरा इशू है चिन कम्युनिटी इशू। अब देखो आज के समय हो क्या रहा है कि म्यांमार वाला जो एरिया है, म्यांमार में आपको पता है कि कू हो गया है। म्यांमार में मिलिट्री शासन चल रहा है, आंग सान सू की को ऑलरेडी जेल में भेज दिया गया है। उसके बाद जो इश्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब चीन कम्युनिटी जो है वो इंडिया से भी बिलोंग करती है, इसके अलावा जो म्यांमार है वहाँ से भी बिलोंग करती है। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इशू है। और ये एक इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो इशूज़ है ना, उसमें ये चिन कम्युनिटी का जो इशू है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारी थ्रेट है। और देखो कहीं ना कहीं जो मिजोरम की सरकार है, वो जो केंद्र सरकार यहाँ पे जो कह रही है कि भैया ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारी जो सिक्योरिटी उसको थ्रेट है, तो आप चिन कम्युनिटी को जो है यहाँ पे शरण मत दो, इनको रेफ्यूजी मत बनाओ। लेकिन जो मिजोरम के लोग हैं, जो मिजोरम की सरकार है, वो यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। तो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शंस चल रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये आपको पता होगा। इंडिया एनवॉय विल लाइक टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट टू हेल्प लंका बिल्ड कैपेसिटी। नाउ देखो अब क्या हो रहा है कि इंडिया अपना एनवॉय भेज रहा है और श्रीलंका की जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेगा। देखो मेनली कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए हमको श्रीलंका की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन रीजन में हमको अगर डोमिनेंस अपनी बना के रखना है तो उसके लिए हमको जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा सी पे। देखो आप समझ के देखो, अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है, आपने मेडिवल इंडिया सब कुछ पढ़ा होगा, तो उस समय जो है मेन जिसके पास समुद्र का कब्जा था, जिसके पास समुद्र का जो है पूरी बॉर्डर रही है, उसी ने जो है पूरे देशों पे राज किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप ब्रिटिशर्स को देख लो। ब्रिटिशर्स सिर्फ ट्रेड करने आए थे। ब्रिटिशर्स जो है मेनली फोकस करते थे किस पे? ट्रेड लाइन पे। हमको जो है समुद्र चाहिए जिससे जो है हम अपना सामान जो है यहाँ से वहाँ पहुँचा सकें। वहीं अगर आप आज देखोगे तो ऐसा श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। अब मान लो अगर हमारी डोमिनेंस इस जगह होती है, अभी चाइना की डोमिनेंस है, चाइना ने हम्बरटोटा पोर्ट जो है लीज पे ले लिया है। अब यहाँ पे अगर हमारी डोमिनेंस होती तो हम इस पूरे एरिया में नज़र रख पाते कि कौन सा शिप जो है आ रहा है, कौन सा जा रहा है। इसके अलावा चाइना जो है कभी यहाँ पे भी अपने शिप इस तरीके से भेज देता है। तो मेरे लिए काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो अब जो है भारत सरकार श्रीलंका को बिल्ड करेगी। और देखो इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने कई बार आपको बताया है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। भैया इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, सिंपली इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो मेनली इसी आइडियोलॉजी पे जो है सब देश काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल पेज में आपको कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये 2 बिलियन कोविड जो वैक्सीन है उसकी यहाँ पे बात करी गई। ये रीडिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में वैसे भी कई सारे आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए हैं ना। यहाँ पे सी इट थ्रू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब किस तरीके से जो महंगाई है वो यहाँ पे कम हो रही है। इसके अलावा ये जो है हमारे कोई काम का आर्टिकल नहीं है। एमपी की वॉइस किस तरीके से इलेक्शन से रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे दिल्ली टू मिडिल ईस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किस तरीके से भैया बाइडन की जो ट्रिप हुई उसमें इमर्जिंग ट्रेंड जो है आपको दिल्ली का देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया का जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंटली जो पॉलिसी है वो आपको रियलिज्म पे मतलब देखते हुई नजर आएगी। और मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया इन सब रीजन्स पे इंडिया की जो डोमिनेंट है, इंडिया की जो डोमिनेंस है वो आपको जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा आर रिफ्यूजी इन मिजोरम, तो इसमें मिजोरम का इशू है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइनअप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैप को देख लो। हम डिस्कस करेंगे मिडिल ईस्ट को। तो मिडिल ईस्ट को समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो
मिडिल ईस्ट को जो है यहाँ पे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट एशिया भी कहा जाता ना। अब क्यों यहाँ पे कहा जाएगा? क्योंकि अमेरिका के लिए जो ये वेस्ट एशिया होगा, ठीक है, इसको मिडिल ईस्ट मतलब यूएसए जो है इसको मिडिल ईस्ट बोलता है, ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो हम इस तरीके से मैप देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट एशिया। अब जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखो हम यहाँ पे किन किन देशों की बात करने वाले हैं। पहले तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमन है, यमन है, ईरान है, इराक है, सीरिया, टर्की, इजिप्ट है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको इसराइल भी देखने को मिलेगा। अभी ये होता क्या है कि ये जो पूरे देश है ना, ये मुस्लिम डोमिनेंट देश है। कहीं पे आपको शियाओं का शासन देखने को मिलेगा, कहीं सुन्नी कम्युनिटी देखने को मिलेगी, कहीं शिया देखने को मिलेगा। अब इनकी वजह से होता क्या कि मेनली काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको इन देशों के बीच में देखने को मिलेगी। अब इस पूरे एरिया में आपको सबसे बड़ा जो खतरा है वो कौन देखता है? आप बोलोगे सर ईरान है। ईरान सबके लिए खतरा है, सऊदी अरेबिया के लिए भी है, यूएई के लिए भी है, यहाँ पे इसराइल के लिए भी है, और इनके पास में जो दूर यहाँ बैठा हुआ है अमेरिका। आपको पता होगा ना यूएस और ईरान का कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान चाहता है अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान ना कर पाए। इसराइल चाहता है कि ये ईरान जो है अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डेवलप ना कर पाए। सऊदी अरेबिया जो है चाहता है कि भाई ये डेवलप ना करे, यूएई भी यही चाहता है। अब देखो आज के समय होता क्या है कि जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमको देखने को मिला, अफगानिस्तान में किस तरह की सिचुएशन थी, यूएस ने पुल आउट किया, तो अब अमेरिका यहाँ पे ये कहता है, I2U2 समिट रिसेंटली हुई ना, तो उसके बाद जो मीटिंग हुई आज के समय जो अमेरिका है वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया हम इन सब देशों को खुद ही सशक्त बनाएंगे। मतलब हम इनको ऐसा बनाएंगे कि ये खुद जो है अपने आप में जो थ्रेट है उनको यहाँ पे काउंटर कर पाए। देखो इसका दूसरा रीजन भी है भाई, अमेरिका क्यों अपने सोल्जर्स यहाँ पे मारेगा? अमेरिका क्यों यहाँ पे थ्रेट को जो है अमेरिका अपने ऊपर ले? भाई आप लोग जो है आप अपने इन, तो इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट करेगा और इनको जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देता रहेगा, इंडिया का भी यहाँ पे सपोर्ट इनको दिलवाएगा, और भैया आखिरकार इनको जो है इनके पैरों पे यहाँ पे खड़ा करेगा, जिससे जो है ये खुद ही जो है थ्रेट को यहाँ पे काउंटर कर पाए। और देखो इसका रीजन एक भी है, अब मान लो ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे बना भी लिया, अब उसको काउंटर करना है तो ये सब देश जो है मिलकर यहाँ पे काउंटर करेंगे। अमेरिका को तो आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, अमेरिका क्योंकि दूर है, तो बेसिकली काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे यूएस कर रहा है। और यूएस का स्टेप अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ कि आइडियोलॉजी पे जो है फोकस कर रहा है कि हमको जो है एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी पे जो है फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है हम कम्युनिटी वाइज देख रहे हैं, कोई शिया डोमिनेंट है, कोई सुन्नी डोमिनेंट है, तो हम ये सब देख रहे हैं। नहीं, हमको जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नेशन के जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करना है ना। अब आर्टिकल पे समझ में आते हैं। अब आर्टिकल देखो क्या बोलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे आज के समय, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन रिसेंटली उन्होंने इसराइल को विजिट किया और सऊदी अरेबिया को विजिट किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। बाइडेन की विजिट में एक ट्रेंड को जो है आपने मतलब एक नया ट्रेंड जो है आपको देखने को मिला होगा। अब ये ट्रेंड यहाँ पे ये कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है आज के समय मिडिल ईस्ट में जो पब्लिक डिस्कोजर है वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली पब्लिक डिस्कोर्स जो है आपको कम देखने को मिलेगा। अब देखो हो क्या रहा है कि इन सब रीजन्स में मेनली जो यूएस है, इंडिया है, और बेसिकली जो अरेबियन कंट्रीज है, मतलब जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनमें आपको यूएस का जो इंटरवेंशन है वो आपको कम देखने को मिलेगा। यूएस का इंटरवेंशन जो है धीरे धीरे कम हो गया था। यूएस उतना जो है मिडिल ईस्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन अगर आप देखो तो आज के समय यूएस जो है अब मिडिल ईस्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे ले रहा है। अब इसका रीज़न सिंपली यहाँ पे ये है कि भैया आज के समय अगर आप देखोगे तो वैसे ही महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस जो है आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट जो है पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंड है। इसके अलावा अमेरिका भी जो है ऑयल पे किस पे ज़्यादा डिपेंड है? मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का जो प्रोडक्शन है वो भी आपको जो है यूएस में जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है इस रीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जो है शेल ऑयल को भी निकालना यहाँ पे शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब से यूएस जो है अफगानिस्तान से पुल आउट करके गया है, ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे कंसर्न जो है सामने आ गए। अब आज के समय इंडो पैसिफिक रीजन और यूरोप में अगर आप देखोगे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अब कोशिश यहाँ पे ये करी जा रही है यूएस की कि भैया हम वापस जो है अपनी लीडरशिप को यहाँ पे क्लेम कर पाएँ, ठीक है। आज के समय यूएस को कोई देश उतना महत्व भी नहीं देता है। आपने देखा होगा यूएस सैंक्शन लगा देता है, हाँ ठीक है लगा दो, यूएस के सैंक्शन की आपको कोई ज़्यादा वैल्यू जो है देखने को नहीं मिलेगी।
अब आज के समय बाइडन जो है अरब लीडर से यहाँ पे ये कहते हैं समिट जो है जिद्दा पे कि भाई ये यूएस जो है मिडिल ईस्ट को लीव नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन हम जो है एक वैक्यूम भी यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहते जिससे चाइना, रशिया और ईरान जैसे देश जो है वहाँ पे फिलअप करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक समय यूएस ने अपनी डोमिनेंस को जो है कम कर दिया था, लेकिन अब जो है वापस यूएस जो है यहाँ पे ये चाहता है कि भैया भले यूएस प्रेजेंट ना रहे लेकिन उसकी इंटरवेंशन जो है वो बनी रहे, क्योंकि वो चाइना, रशिया और ईरान जैसे जो देश हैं उनको यहाँ पे नहीं चाहता कि वो आके जो है यहाँ पे कब्जा करने लगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यूएस जो है यहाँ पे ये भी कहता है कि भैया हमको जो है एक जो रीजनल सिक्योरिटी का इशू है वो भी हमको देखने के लिए देखते हुए चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमेशा जो है यूएस जो है अपने ट्रुप्स यहाँ पे भेज देता था फ्रीक्वेंटली इस रीजन में, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यूएस जो है अपनी यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे भेज देगा। तो बाइडन यहाँ पे अरब लीडर से यहाँ पे ये कहते हैं कि 9/11 के बाद जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट की पहली विजिट रही है इस रीजन में, ठीक है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो हर एक मिशन में आपको अमेरिकन सोल्जर देखने को मिलेंगे, और ये बात सही है, कई सारे अमेरिकन सोल्जर जो है यहाँ पे मारे भी गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे खशोगी की डेथ हुई, ठीक है ना, जमाल खशोगी आपको पता होगा ना, सऊदी अरेबिया का जो सुल्तान है उसने जो है उसको मार दिया, ऐसा कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। अब जमाल खशोगी जब यहाँ पे मारा गया, और मारा ये कहाँ गया, टर्की में मारा गया था, इस्तांबुल में ये मारा गया, ठीक है, 2018 में। अब बाइडन के वर्ड्स अगर आप देखोगे तो उस समय ऐसे थे कुछ कि यहाँ पे कंप्लीटली जो है बाइडन भी ये कहता था कि भैया यहाँ पे जो है कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखो एक तरफ तो यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी वाले देश देखने को मिलेंगे, यूएस डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, वहीं अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट में आपको मोनार्चीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अब जो है बाइडन कोशिश यहाँ पे ये कर रहे हैं कि भैया हम जो है अपने रिलेशन जो सऊदी अरेबिया से हैं उसको यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, रिलेशन जो है हम यहाँ पे अपने अच्छे कर लें। अब देखो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ग्लोबल ऑयल मार्केट भी जो है आपको काफ़ी जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ना। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हमको कोशिश ये करनी है कि ये सब जो देश है ना, जो यहाँ पे ईरान, इराक जैसे देश हैं, ठीक है, और मेनली कई जो शिया और सुन्नी डोमिनेटेड हैं, तो यहाँ पे हमको इन सब चीज़ों से उठ के जो है जो नेशनलिज्म की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे जो है फॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया और ईरान के टाइज भी जो है यहाँ पे काफ़ी जो अच्छे हैं उनको यहाँ पे करने की जो है कोशिश करी जा रही है, ठीक है। अब मेनली आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भैया एक तरफ तो हम ईरान, इराक और मेनली जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया, यूएई जो है ये कंटिन्यूसली जो है नेशनल आइडेंटिटी को जो है आज के समय प्रमोट करने लगे पीपल्स के बीच में, ठीक है। इनका जो नेशनल डे है वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, और बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस भी जो है फैलाई जा रही है नेशनल हिस्ट्रीज को लेके, हेरिटेज को लेके। गल्फ किंगडम जो है आज के समय काफ़ी हद तक जो इस्लामिक पोजीशन है उसको छोड़ के जो है ये नेशनल इंटरेस्ट की जो है बात करने लगे, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मेनली इन सब रीजन में आपको जो है एक थ्रेट भी देखने को मिलेगा। अब थ्रेट कैसा है भाई, कई सारे देश जो है जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती, ईरान को देख लो, ईरान की जो है कई सारे देशों से नहीं पट रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट जो है क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। अब इन सब के बीच में अगर आप देखोगे तो अमेरिका जो है इंडिया को यहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना, भला ही यूएस यहाँ पे निकल गया, लेकिन यूएस जो दूसरे एलाइज है, मतलब जो इंडिया है, इसके अलावा जो इजराइल है, इन सबको जो है यहाँ पे उस जो गैप है उसको फिलअप करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसराइल का जो अलाइंड है वो भी आपको जो है पहले नॉन अरब मुस्लिम स्टेट से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसराइल भी है वो सऊदी से यहाँ पे कोशिश कर रहा है अपने रिलेशन को सुधारने की, लेकिन वहीं अगर आप ईरान से देखोगे तो इनके जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो अब जो है आइडियोलॉजीज का जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा कि जब आइडियोलॉजी यहाँ पे चेंज होगी तो मिडिल ईस्ट जो है एक नेशनलिज्म की पॉलिसी को जो है यहाँ पे फोकस करेगा, मतलब मेनली यहाँ पे एक जो बड़ी अप्रोच है उसको जो है यहाँ पे लेके जो है चलेगा। अब इन सब रीजन में यहाँ पे होगा क्या कि इंडिया की जो डोमिनेंस है वो आपको जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यूएस जो है आज के समय किसको प्रमोट कर रहा है, इंडिया को जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। ITU2 समिट भी हुई, ITU2 समिट में भी जो है आपको इंडिया का जो है काफ़ी ज़्यादा जो डोमिनेंस है वो आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ जो है इस आर्टिकल में बताई गई।
अब आगे बढ़ते हैं तो म्यांमार वाला इशू देखते हैं। अब म्यांमार में आखिरकार हो क्या रहा है, चिन कम्युनिटी कहाँ है, तो ये आप देख रहे हो ना, ये चिन स्टेट है। चिन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो बेसिकली म्यांमार का तो है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया ये मिजोरम से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब मिजोरम से ये बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो चिन स्टेट के लोग हैं वो म्यांमार से भी रिलेट करते हैं, इसके अलावा मिजोरम से भी रिलेट करते हैं। मतलब इनकी जो बेसिकली जो ट्रेंड है, इनकी जो वेशभूषा है, इनकी जो सोच है, इसके अलावा इनका जो ट्रेंड है, ठीक है, मेनली जो ये म्यांमार को भी फॉलो करती है और मिजोरम को भी फॉलो करती है। अब चिन स्टेट के जो लोग हैं वो उनके रिश्तेदार मिजोरम में भी रहते हैं, म्यांमार में भी रहते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो है, मतलब यहाँ पे आप केंद्र सरकार मान लो, तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे ये कह देती है कि भैया आप क्या करोगे कि जो म्यांमार से रेफ्यूजीज आ रहे हैं ना, चिन स्टेट वाले, उनको जो है आप शरण नहीं दोगे। अब मिजोरम यहाँ पे ये कहता है कि ये क्या बात हुई, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम जो है बिल्कुल यहाँ पे शरण देंगे। अब यही जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अब कहानी यहाँ पे आती है कि चिन स्टेट के लोग हैं क्या, ठीक है, इसके अलावा जो म्यांमार में क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से चिन स्टेट के लोग हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं, तो हम देखेंगे इस आर्टिकल को, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जब से मिलिट्री ने जो है पावर लिया है म्यांमार में, मतलब आंग सान सूकी की सरकार थी वो यहाँ पे चली गई, ठीक है, जो कि पॉपुलर सिविलियन गवर्नमेंट थी। अब देखो आज के समय हो क्या रहा है कि भैया कई सारे जो लोग हैं उनको यहाँ पे मारा जा रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यहाँ पे ये भी बताती है कि 500,000 पीपल, मतलब 5 लाख के लगभग जो लोग हैं म्यांमार के, वो जो है आज के समय मारे जा चुके हैं या डिस्प्लेस हो गए हैं। मतलब यहाँ से वहाँ वो जा रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे करीब 50,000 जो एथनिक चिन लोग हैं वो जो है रेफ्यूजी बन गए। अब रेफ्यूजी मतलब क्या होता है, आप हो किसी और देश के, रह किसी और देश में रहे हो, ठीक है। अब एक डेथ एस्टीमेट के हिसाब से ह्यूमन राइट वॉच यहाँ पे कर रही है कि करीब 1700 लोग जो है यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। इसके अलावा और भी डाटा ये क्लेम करता है कि करीब 12,000 लोग जो है मारे गए हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जनता जो है, यहाँ पे ये आज के समय जनता रिजीम जो है वो ये कह रही है कि भैया ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो है क्राइम हो रहा है। जहाँ पे अगर आप देखो तो ये बात काफ़ी हद तक सही है। अब देखो ये फर्स्ट एनिवर्सरी है कू की, मतलब मिलिट्री जो शासन लगा है ना उसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है यहाँ पे। अब ह्यूमन राइट की जो चीफ है मिचेल बैचलेट, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया ये जो पॉपुलर अपराइजिंग हुई है ना, इसकी जो है सिविल वॉर तक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब आज के समय हो क्या रहा है कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज खड़े हो गए, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, इसके अलावा जो डिफेक्टेड जो बेसिकली पुलिस है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो सब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं रिवोल्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के समय जो है बहुत टेंस सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी म्यांमार की, जैसे एक श्रीलंका की सिचुएशन है ना। खैर म्यांमार में तो खाने पीने की व्यवस्था जो है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी का इशू है ना भैया, यहाँ पे जो है किसी को भी मार दिया जा रहा है, लोगों को जो है यहाँ पे मार रहे हैं, ये तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे आज समय जो म्यांमार के लोग हैं वो यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द हमारी जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है उसको जो है हम रिस्टोर कर पाएँ। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और जो मिजोरम की सरकार है, मतलब मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में आपको एक कॉन्फ्लिक्ट सा देखने को मिलेगा। अब ये हो क्या रहा है कि भैया ये जो पूरा है ये चिन कम्युनिटी के ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब चिन जो रेफ्यूजीज यहाँ पे आ रहे हैं ना उनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ऐसा कहा जाता है करीब 30,000 के लगभग जो चिन रेफ्यूजी हैं वो करेंटली आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि कहाँ से भागे, म्यांमार से भागे अपनी लाइफ को बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे म्यांमार में तो काफ़ी सारे रिबेल्स ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भैया ये लोग जो है हमको मार सकते हैं, ठीक है। अब जो मिजोरम की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ये कहती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि भैया या तो इनको जो है डिटेक्ट करो या इनको जो है वापस यहाँ पे डिपोर्ट करो। तो ये कौन कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला आ गया ना कि म्यांमार से कुछ लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। भाई कल को अगर आप देखोगे तो मान लो वही लोग जो है आतंक मचाने लगे नॉर्थ ईस्ट में, तो फिर हम क्या कर लेंगे। तो ये जो है एक तरीके का सिक्योरिटी का इशू जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे ये कहती है मिजोरम की सरकार से कि भैया इनको यहाँ पे पहले डिटेक्ट करो, उसके बाद इनको डिपोर्ट करो इनके देश, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ये भी कहती है कि नहीं भाई हम बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है सभी को यहाँ पे वेलकम करते हैं, क्योंकि हम जो है इनसे हमारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। इसके अलावा न्यू दिल्ली को कोई भी ये हक नहीं बनता कि ये जो है यहाँ पे बीच में बोले, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मिजोरम की सरकार यहाँ पे ये कहती है कि हमारे जो है इन लोगों से यहाँ पे रिलेशन है, ये हमारे रिश्तेदार हैं और हमारी जो एथनिक के यहाँ पे लोग हैं, तो हम क्यों जो है इनको वापस भेजेंगे, ये लोग यहीं पे रहेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडियन टेरिटरी पे एक जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर आप म्यांमार देखोगे तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक वाला एरिया है, ठीक है। और इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा माउंटेन पड़ता है वो जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बताना। तो मेनली अगर आप देखोगे तो कई सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो आपको म्यांमार में देखने को मिलेंगे। अब देखो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति आज के समय, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति जो है इस समय इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। एक तो त्रिपुरा लैंड का इशू है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भैया बांग्लादेश के लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं तो हमको जो है एक अलग राज्य बना के दो। वहीं पर नागालैंड में आपको नागास का इशू देखने को मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको चाइना का इशू देखने को मिलेगा। तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक काफी सेंसिटिव पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा, एडवाइजरी जारी करी कि भैया इनको जो है वापस यहाँ पे भेजो, तो जो मिजोरम की सरकार है उसने यहाँ पे मना कर दिया। अब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये जो है म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिफ्यूजी जो स्टेटस है कोई भी फॉरेनर्स को यहाँ पे नहीं दिया जाता, ये कोई भी पावर ऐसी जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। मिजोरम की सरकार जो है वो यहाँ पे ये कहती है कि भैया ये कोई रिफ्यूजी नहीं है, ये जो है यहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार हैं इनको जो है आपको यहीं रहने देना चाहिए। अब देखो इसके बाद जो केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भारत ने कोई भी रेटिफिकेशन जो है साइन नहीं किया। 1951 का जो यूएन कन्वेंशन हुआ स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज को लेके, उसमें भारत की आपको कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, मतलब इंडिया का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, इंडिया ने जो है इसको साइन नहीं किया। इसके अलावा 1967 में जो प्रोटोकॉल हुआ जो कि यहाँ पे एसएलएम को लेके, इसमें भी जो है भारत का कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भारत की सरकार यहाँ पे ये कहती है कि हमने जो है कोई भी सिग्नेटरी को यहाँ पे साइन नहीं किया, तो हम जो है बाउंड यहाँ पे नहीं है कि हम जो है इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे फॉलो करें या प्रिंसिपल ऑफ जो नॉन रिफॉलोमेंट है उसको यहाँ पे जो है फॉलो करें। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो मिजो और चीन के बीच की जो हिस्ट्री है एक बहुत यूनिक हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। इनका जो सोशल पॉलिटिकल रिलेशन है इन दोनों लोगों के बीच में वो जो है काफ़ी अच्छा है, इंडिया म्यांमार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उन पे। अब देखो इनकी एथनिक बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है, तो इसी वजह से जो है आपको ऐसी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो यहाँ पे जो है सेम जो लार्जर जो ट्राइब है वो हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो कॉमन रिलीजन है वो हमको देखने को मिल रहा है इनके बीच में। अब देखो मिजोस में जो है आपको प्रिडोमिनेटली क्रिश्चियन लोग देखने को मिलेंगे, वहीं चीन पीपल जो है बुद्धिस्ट मेजोरिटी को जो है फॉर्म करते हैं म्यांमार में। तो मेनली जो है इस वजह से अगर आप देखोगे तो इनका ये कहना है कि भैया कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये हमारे रिलेशन में है, ठीक है, हम जो है ये चाहते हैं कि ये लोग यहीं रहें, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस चीज़ को भी कहा जा रहा है कि भैया पहले तो हमारे पास एक फ्री मूवमेंट रिजीम थी, 2018 में जो है इंडिया और म्यांमार ने इसको लीगलाइज कर दिया था कि मिजोरम और म्यांमार के जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं वो बोथ साइड जो है ट्रेडिशनल यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो हम जो है इनको फ्रीली यहाँ पे मूव करने का मौका देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भैया आप जो है किसी साइड भी यहाँ पे जा सकते हो, मतलब म्यांमार के लोग इंडिया में आ सकते हैं 16 किलोमीटर तक, और ये 14 दिन तक जो है यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब रिश्तेदार आ रहे हैं तो 14 दिन तक जो है यहाँ पे रह सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा लार्जर जो नंबर ऑफ मतलब मूवमेंट है वो हमको देखने को मिला। अब रूटीनली अगर आप देखो तो इस तरीके के जब लॉ आया तो लोग जो है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर बहुत ज़्यादा करने लगे। इसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। तो इसके बाद जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पे चेंज होने लगा, मतलब जो चिन कम्युनिटी के लोग म्यांमार में थे उनके रिश्तेदार इंडिया में भी रहने लगे, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो इनके बीच की जो कम्युनिटी है, मतलब मिजोस और चिन के बीच भी 1960-1980 के बीच में, तो चिन पीपल जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं मिजो नेशनल फ्रंट को, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन यूनियन है उससे ये सक्सेशन की भी जो है बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग ये भी चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे अलग हो जाएं। इसके अलावा 1988 में आपको प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट है म्यांमार में देखने को मिलेगा। मिजो जो है काफ़ी हद तक हेल्प भी करते हैं इन लोगों की। इसके अलावा जो बहुत सारे जो चिन स्टेट जो म्यांमार में रह रहे हैं चिन लोग, वो आपको जो है मिजोरम में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम जो है यहाँ पे मिजोरम में ही रहेंगे, ठीक है, मिजो सोसाइटी के बीच में। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ पे केंद्र सरकार ये कहती है कि भैया ये जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं आप जो है इनको बाहर निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ पे थ्रेट है। कल को यहाँ पे कुछ ये बड़ा प्लान कर दें तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली भारत की सरकार यहाँ पे क्या करेगी।
ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो भारत जो है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का, और यहाँ पे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। म्यांमार में भी कई फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया आप जो है इंटरनल सिक्योरिटी को भी यहाँ पे ध्यान रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की जो है बात सबसे पहले यहाँ पे आती है कि हमको नेशनल इंटरेस्ट को जो है फॉलो करना चाहिए। कम्युनिटी तो यहाँ पे दूर की बात है, लेकिन अगर मान लो इंटरनल सिक्योरिटी में यहाँ पे थ्रेट आ गया, तो सबसे पहले जो है भारत सरकार यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही है, हमको जो है नेशनल इंटरेस्ट को जो है सेफगार्ड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे महंगाई कम की बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पास्ट फ्यू वीक्स में अगर आप देखोगे, तो कुछ हफ्तों में अगर आप देखोगे, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो कम्युनिटी है, उनकी जो प्राइजेस है वो आपको कम होती हुई नजर आएंगी। क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है वो यहाँ पे कम हो रहे हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था उसके पहले जो प्राइजेस थे, वैसे ही प्राइजेस जो है अब हमको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, इन सब के जो प्राइजेस है वो आपको कम देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल जो फूड प्राइजेस है वो भी यहाँ पे कम होने लगे हैं। जो FA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो आप डेटा है, मतलब इनका फूड प्राइस इंडेक्स अगर आप देखोगे, तो ये 154.2 जून में आपको देखने को मिलेगा। वहीं मार्च में ये कितना था, 159.7 था, ठीक है। इसके अलावा रशिया जब यूक्रेन को इन्वेजन किया, उस समय जो है काफ़ी महंगाई यहाँ पे, मतलब उसके बाद से अगर आप देखोगे, तो अब जो है चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ रही हैं। अब देखो, इसका सिंपली रीज़न यहाँ पे ये भी है कि यूएस ने जो फेडरल रिजर्व जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ा दिया था। अब इसके बाद हुआ क्या कि लोगों के पास यहाँ पे पैसा ही नहीं था, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं गया, तो ऑलरेडी जो है लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो गई। सप्लाई यहाँ पे बराबर थी, लेकिन डिमांड जो है लोगों ने खुद ही यहाँ पे कम कर दी, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, ठीक है। वहीं अगर आप सेकंड रीजन की बात करें, तो चाइना जो है, एक तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी हद तक चाइना में जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक रीज़न ये भी है। तीसरा, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ऑप्टिमिस्टिक जो है यहाँ पे ट्रैजेक्टरी इन्फ्लेशन जो है हमको देखने को मिल रहा था। तो आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जो है सजेस्ट किया कि सेंट्रल व्यू को जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ा दो। तो भारत सरकार ने यहाँ पे यही किया, ठीक है, कि जो 4.9% जो 90 बेसिस पॉइंट है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया। आरबीआई ने बढ़ा दिया था ना अपना जो रेट है उसको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एमपीसी है, जो मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है, वो अब यहाँ पे क्या करेगी, मतलब आगे क्या होगा। देखो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जिस तरीके से चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पे जो कमोडिटी प्राइजेस है वो सॉफ्ट होती नज़र आ रही हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ जो ठीक है, लेकिन अभी जो है चीज़ें यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं सुधरी है, ठीक है। प्रॉब्लम तो आपको अभी देखने को मिलेगी, अभी आने वाले समय में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे और टैकल करने की बात करी जा रही है। काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ गया है, लेकिन उसको जो है प्रॉपरली हमको जो है यहाँ पे टैकल जो है करना है। तो मेनली इसी चीज़ की जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। तो मॉनेटरी कमेटी जो एमपीसी है, बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो कंटिन्यू जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन पे ही फोकस करेगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ये कंट्रोल में नहीं आया। तो ये इस आर्टिकल में जो है यही चीज़ बताई गई है। तो ये था 19 जुलाई 2022 का न्यूज़ एनालिसिस। जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।